अन्य साधन इसका थोड़ा सा बोल अन्य साधन। अन्य साधन में क्या आएगा? अन्य साधन से आए में जितने सारे हमारे शीर्षक था, जैसे हमारा वेतन, मकान, संपत्ति, व्यापार, पेशा, पूंजी लाभ, अन्य साधन, जितने सारे शीर्षक था अभी तक के जो पढ़े हम लोग 4 शीर्षक, उसमें जो आएगा उसमें तो आएगा। उसके अलावा जितना सारा बचा रहेगा, दुनिया में जितना इनकम बचेगा सब अन्य साधन में डालेंगे। अगर हम देखेंगे पर्टिकुलर वेतन में जो आएगा वो वेतन में आएगा, जिसको जो वेतन मिलता है वेतन चैप्टर में चले जाएगा, और जिसको मकान से इनकम होता है उसको मकान इनकम से चले जाएगा, और फिर जिसको व्यापार या पेशा से होता है उसका व्यापार पेशे में चले जाएगा उसका, और जिसका पूंजी लाभ से इनकम होता है वो पूंजी लाभ से चला जाएगा। अब वेतन, मकान, संपत्ति, व्यापार, पेशा, पूंजी लाभ, ये सभी साधन अलग अलग इनकम सबका पर्टिकुलर है। कोई महीना भर साल भर काम करके पारिश्रमिक प्राप्त करे, वो किस में जाएगा? यहाँ पे वेतन में। अगर किसी का बहुत बड़ा घर है, 2-3 ठो घर है, उस घर को किराए पर देकर वो किराया प्राप्त करे तो किस में जाएगा? मकान संपत्ति में। उसका घर से इनकम हो जाएगा, मकान से इनकम हो जाएगा। व्यापार पेशा किसका होगा? कोई अगर अपने घर में दुकान खोल के रखा है, या बहुत बड़ा दुकान किसी और है मार्केट एरिया में, किसी भी एरिया में, तो दुकान में या कोई भी उसका अलग सा बिजनेस है जो व्यापार पेशा से कमाता है उसका। व्यापार मतलब जो किसी प्रकार के वस्तुओं का खरीद बिक्री करके, माल का खरीद बिक्री करके लाभ कमाता है, या हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि लाभ कमाने के उद्देश्य के लिए जो वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं उसे हम व्यापार कहते हैं। तो कोई व्यक्ति अपना घर में दुकान खोल सकता है वस्तुओं का क्रय विक्रय करने के लिए, या कहीं मार्केट एरिया में खोल सकता है, कहीं भी खोले उसका व्यापार होना चाहिए, वस्तु का क्रय विक्रय होना चाहिए, और भी लाभ कमाने के उद्देश्य के लिए होना चाहिए, दूसरा कोई उद्देश्य उसका नहीं होना चाहिए, तो व्यापार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पेशा। पेशा किसे कहेंगे? जो अपना हुनर या टैलेंट से पैसा कमाते हैं उसे पेशा कहते हैं, और इसका उदाहरण है सीए, डॉक्टर और वकील, नाई, इंजीनियर, ये सभी लोग उदाहरण है जो अपना पेशा है। उसके बाद पूंजी लाभ, जो अपने पूंजीगत संपत्ति को बेच के लाभ कमाता है उसे पूंजी लाभ कहते हैं। अब ये जो पूंजी लाभ है 2 टाइप का होते हैं, वो पूंजी लाभ चैप्टर में लोग पढ़ चुके हो, दीर्घकालीन पूंजी लाभ, अल्पकालीन पूंजी लाभ। तो ये जो वेतन है, मकान, संपत्ति या व्यापार पेशा है, पूंजी लाभ, ये सभी साधन अपने अपने जगह में यहाँ पे महत्वपूर्ण है। सब अपने अपने, जैसे कोई वेतन से इनकम किया वेतन में आएगा, वेतन के अलावा कोई दूसरा चीज से इनकम किया तो वेतन में शामिल नहीं होगा, वेतन में सिर्फ वेतन ही आएगा, मकान में सिर्फ मकान ही आएगा, व्यापार पेशा में सिर्फ व्यापार पेशा ही आएगा, और जो लास्ट में बचा पूंजी लाभ ही आएगा। इन चीजों को छोड़ के कोई दूसरा जगह से कोई लोग इनकम करता है तो वो सीधा अन्य साधन चैप्टर में जाएगा, अन्य साधन शीर्षक में चला जाएगा। इसके अलावा दुनिया में और कौन सा इनकम हो सकता है? कोई जॉब करता है उसको वेतन मिलेगा, किसी का घर है तो घर से जो किराया मिलता है मकान संपत्ति में आ जाएगा। व्यापार पेशा, किसी का दुकान है, धंधा है तो व्यापार पेशा में आ जाएगा इधर। और पूंजी लाभ, कोई अगर अपने भारी भरकम संपत्ति, पूंजी संपत्ति को बेच के पैसे कमाता है वो पूंजी लाभ में आ जाएगा। अब इससे अलावा दुनिया में और कोई इनकम है कि नहीं है? कोई रास्ता है कि नहीं है आय कमाने का? बहुत सारे हैं। बैंक में अगर पैसे जमा करके रख देंगे तो उससे ब्याज मिल जाएगा। शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे या अंश प्रतिभूतियों के पीछे पैसा लगाएंगे, किसी जगह विनियोग करेंगे तो भी वहां से ब्याज मिल सकता है। और कहां से मिल सकता है? किसी का तो धंधा ही होता है चोरी करने का, वो भी अन्य साधन में आएगा। सब जुआ, सट्टा, जितना सारे गैर कानूनी काम है जिससे लोग इनकम करते सब अन्य साधन में आएगा। लास्ट वाला अन्य साधन से आए, अन्य साधन से आए में अगर कहीं से भी ब्याज मिले, चाहे बैंक से मिले या कहीं से मिले, उसको प्रतिभूति से मिले, कहीं जगह से ब्याज मिले, ब्याज नाम का सब चीज टोटल ब्याज हमारा अन्य साधन आय शीर्षक में आएगा। कितना भी ब्याज हो, उसको बैंक से ब्याज मिले या डाकघर से ब्याज मिले, कहीं से भी ब्याज मिले, उसको ब्याज आया मतलब अन्य साधन से इनकम हो जाएगा उसको। उसके बाद अब ब्याज बैंक से भी मिल सकता है, प्रतिभूति से भी मिल सकता है, कहीं से भी मिल सकता है, वो सिर्फ अन्य साधन में आएगा। और इसके अलावा क्या से इनकम हो सकता है? बहुत सारे लोग आकस्मिक आय से इनकम करते हैं, गैर कानूनी काम से इनकम करते हैं, जैसे जुआ, सट्टा, फिर घुड़दौड़, घोड़े का रेस, घुड़दौड़ मतलब घोड़े का रेस। उसके बाद कोई कोई मुर्गी लड़ाई भी खेलते हैं, वो सब आएगा इसमें, है? पता नहीं मुर्गी लड़ाई है वहां पे मुर्गी लड़ाई होता है, घोड़े का रेस होता है। तो ये घोड़े का रेस में क्या होता है? घोड़े के रेस में जो है
वो लोग तो घोड़े का रेस लगाते हैं, लेकिन जो दर्शक है हो सकता है कि जो देख रहे हैं वो लोग भी अपने बीच में लगा दिया शर्त कि वो घोड़ा जीतेगा ये घोड़ा जीतेगा करके दोनों आपस में लगा दिया शर्त यहाँ पे। तो उन दोनों भी आपस में कोई जीतेगा तो कोई हारेगा, तो कोई वहां पे इनकम कर सकता है वहां पे भी घोड़े में रेस लगा के। मुर्गी लड़ाई हो गया, जितना सारे अपना वर्ग पहेली जुआ सट्टा ताश जितना भी हमारा ये सब गैर कानूनी काम से इनकम होता है सब आएगा। मतलब उसको हम डायरेक्ट बोल सकते हैं आकस्मिक आय, या फिर और तरीके से देसी भाषा अपना वो क्या है उसका 2 नंबरी धंधा। 2 नंबरी धंधा से जो इनकम करते हैं सीधा अन्य साधन में आएगा यहाँ पे। तो ये 5 साधन होते हैं, 5 साधन में 4 को पढ़ चुके हैं, वेतन, मकान, व्यापार पेशा, पूंजी लाभ, लास्ट बचा था अन्य साधन। इसमें कौन सा इनकम को शो किया जाता है? जो इन 4 साधनों में आता है उसको छोड़ के बाकी जितना बचेगा सब के सब अन्य साधन में आएगा। चाहे बैंक का ब्याज हो, चाहे प्रतिभूति का ब्याज हो, चाहे कोई आकस्मिक आय हो। आकस्मिक आय में जुआ सट्टा लॉटरी ताश वर्ग पहेली घोड़दौड़ सब आएगा इसमें, वो सब इस अन्य साधन चैप्टर में आएगा। अब अन्य साधन चैप्टर में सबसे मेन जो चीज है जो हर क्वेश्चन में सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें यूज होगा, वो हमें हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, वो है सबसे पहले हमारा प्रतिभूति और दूसरा आकस्मिक आय। ये दोनों चीजों का लेन देन वहां पे ज्यादा होगा। अब इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो प्रतिभूतियां हैं उस प्रतिभूति को क्या करना है यहाँ पे। अन्य साधन के अंदर सबसे पहला नंबर प्रतिभूतियों में ध्यान देना है, प्रतिभूति, और दूसरा आ जाएगा हमारा आकस्मिक आय। इन दोनों चीजों को ध्यान में रखना है, इन दोनों चीजों का केस ज्यादा क्वेश्चन में देखने को मिलेगा यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे प्रतिभूतियों को देखेंगे। प्रतिभूतियां मतलब क्या है, किसको कहते हैं प्रतिभूतियां? प्रतिभूति मतलब जितने सारे हमारे अंश पत्र, ऋण पत्र, बॉन्ड, कूपन, बॉन्ड, ट्रस्ट, यूनिट सबको मिला के हमारा प्रतिभूति कहा जाता है। ये सब प्रतिभूति का ग्रुप है यहाँ पे, इसके अंदर सब इसी को प्रतिभूति बोलते हैं। अंश पत्र, ऋण पत्र, बॉन्ड, कूपन, बॉन्ड, ट्रस्ट, इन सबको अपन प्रतिभूति बोलते हैं। अब ये जो प्रतिभूतियां हैं, ये प्रतिभूति हमारा इससे अगर इनकम होता है, इन प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए हम पैसा फंसाते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, विनियोग करते हैं, तो हमें उससे ब्याज मिलता है। और वो जो ब्याज है उस ब्याज से जब हमें इनकम होगा, आय होगा, तो हम अन्य साधन शीर्षक के अंतर्गत लिखेंगे। अब ये जो प्रतिभूति है इससे हमें जो ब्याज मिलता है या जो इनकम होता है वो गैर कानूनी नहीं होता है, वो कानूनी होता है, लीगल होता है। अब ये जो प्रतिभूति है, ये प्रतिभूति से जब हम इनकम करते हैं तो अगर इस पर टीडीएस अगर लेना है सरकार को तो सरकार इसमें टीडीएस काटता है, और वो भी 10% से टीडीएस काटता है। इसमें सरकार इससे 10% से टीडीएस काट के लेते हैं। अगर हम 100% इनकम किए तो इसमें से सरकार 10% ले जाएंगे और हमारे पास शुद्ध राशि बच जाएगा 90%। अगर क्वेश्चन में कभी भी आया कि प्रतिभूतियों से इनकम हुआ लेकिन वो शुद्ध है, जैसे अब देखो प्रतिभूति का ऐसा डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इसके बहुत सारे ग्रुप है, 2 प्रकार होते हैं प्रतिभूतियों के, उन दोनों का अलग अलग और प्रकार है, उसमें क्या नियम नहीं है वो सब पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके हम शक्ल शुद्ध कर सकते हैं। तो वो सब आगे देखेंगे। अभी प्रतिभूति को सबसे पहले बांट लेते हैं, आगे समझ आएगा सब। अब ये जो प्रतिभूति है, प्रतिभूति का मतलब अंश पत्र, ऋण पत्र, बॉन्ड, कूपन, बॉन्ड, ट्रस्ट, यूनिट सब मिला के अपना प्रतिभूति होते हैं। अभी प्रतिभूति को हम लोग बांटेंगे। अभी प्रतिभूतियां, प्रतिभूति अपना 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला अपना सरकारी प्रतिभूति और दूसरा गैर सरकारी प्रतिभूति। सरकारी प्रतिभूति, गैर सरकारी प्रतिभूति। गैर सरकारी प्रतिभूति मतलब जो अपना प्राइवेट है। अब यहाँ पे सरकारी प्रतिभूति को और 2 भाग में बांटा गया है, करोगिया सरकारी प्रतिभूति। करोगिया सरकारी प्रतिभूति सबसे पहला, और दूसरा नंबर में करमुक्त सरकारी प्रतिभूति। यानी कि जो सरकारी प्रतिभूति है उसको 2 भागों में बांटा है, एक
करमुक्त है और दूसरा करोग्य है यहाँ पे। तो यहाँ पे करोग्य और करमुक्त दो टाइप के होते हैं यहाँ पे सरकारी प्रतिभूतियां। उसी प्रकार जो गैर सरकारी प्रतिभूति वो भी हमारा दो टाइप के यहाँ पे होते हैं, ये भी अपना करमुक्त और करोग्य। करमुक्त गैर सरकारी प्रतिभूति और दूसरा हो जाएगा इसका करोग्य गैर सरकारी प्रतिभूति। तो जो अपना प्रतिभूति है, प्रतिभूति को सबसे पहले दो भागों में बांटा गया था, सरकारी प्रतिभूति और गैर सरकारी प्रतिभूति। अब जो सरकारी प्रतिभूति उसको और दो भाग में बांट दिया गया, एक करोग्य है और दूसरा करमुक्त है। उसके बाद जो गैर सरकारी प्रतिभूति उसको भी दो भाग में बांटा गया है, एक करमुक्त गैर सरकारी प्रतिभूति और दूसरा करोग्य गैर सरकारी प्रतिभूति। इस तरीके से बांट दिया गया चार भाग में इन दोनों को। अब जो सरकारी प्रतिभूति था, एक बात यहाँ पे देखो, शकल और शुद्ध करना रहेगा हमें। प्रतिभूतियों से जो भी ब्याज मिलेगा उसको शकल भी करना है और कभी कभी शुद्ध भी करना पड़ सकता है। तो शकल का मतलब क्या है, शुद्ध का मतलब क्या है, ये चीज जानना पड़ेगा पहले। अगर किसी को डाउट जाता है इस चैप्टर में, अन्य साधन में, तो यही चीज है, शकल किसको करना है किसको नहीं करना है और शकल शुद्ध का मतलब क्या है। अगर ये चीज कोई सीख गया, कोई जान लिया, अच्छे से आ गया, तो ये अन्य साधन उसके लिए एकदम इजी रहेगा। शकल और दूसरा हो जाएगा शुद्ध। शकल मतलब क्या है, जैसे हम लोग ओरिजिनल इनकम करते हैं। अगर मैं जुआ सट्टा से 1 लाख कमा लिया, तो जो 1 लाख कमाए वो हमारा शकल राशि है। अब उस 1 लाख में से सरकार जुआ सट्टा में एक प्रतिभूति उदाहरण देख लो, प्रतिभूति चल रहा है जब, एक प्रतिभूति मतलब अंश पत्र या फिर ऋण पत्र। ऋण पत्र को मैं निर्गमन किया या फिर मैं ऋण पत्र या फिर शेयर मार्केट में मैं कहीं पैसा लगाया, मतलब प्रतिभूति के पीछे मैं पैसा लगाया प्रतिभूति को खरीदने के लिए। अब उससे मुझे ब्याज मिला 1 लाख रुपए प्रतिभूति का। जो 1 लाख रुपए मैं कमाया हूं वो मेरा ओरिजिनल इनकम है कि प्रतिभूति से मुझे ब्याज मिला 1 लाख रुपए। लेकिन उसमें से सरकार मान लो टीडीएस कितना परसेंट काट लिया, 10%, क्योंकि मैं पहले बोला था कि जो प्रतिभूति है इसमें जो टीडीएस है वो 10% से सरकार लेते हैं इसमें। अब 1 लाख का 10% कितना होगा, 10,000। ये कौन ले जाएगा, सरकार। ठीक, ये जो हम ओरिजिनल कमाई किए 1 लाख, ये हमारा क्या राशि है, शकल राशि। क्यों शकल है, शकल का मतलब क्या है, शकल का मतलब जिसमें से किसी भी प्रकार का कटौती नहीं काटा है उसे शकल बोलते हैं। और शुद्ध मतलब जिसमें से कुछ ना कुछ कटौती हो गया है, चाहे एटीसी से एटीयू का हो या कोई दूसरा धारा का हो, कुछ ना कुछ कटौती हो जाता है। कटौती काटने के बाद जो शेष राशि बचता है उसको हम शुद्ध यहाँ पे राशि बोलते हैं, या शुद्ध मूल्य जो भी आगे निकलेगा। और शकल का मतलब होता है जिसमें से किसी भी प्रकार का कटौती नहीं काटा, चाहे वो एटीसी से एटीयू का हो या कोई दूसरा कटौती हो, एक भी नहीं काटा। अब शकल मतलब जो ओरिजिनल मैंने कमाया वो मेरा शकल है। अब इसमें से जैसे 10% की दर से टीडीएस काट के कौन ले गया, सरकार ले गया। अब मेरे पास कितना बचा, अगर माइनस कर देंगे तो 90,000 रुपए मेरे पास बचेगा। ये एक क्या राशि हो गई हमारा, शुद्ध राशि। तो शुद्ध का मतलब ऐसे समझ आना चाहिए, शुद्ध का मतलब जिसमें से कोई भी कटौती कट चुका है, चाहे एटीसी से एटीयू का हो या कोई दूसरा कटौती हो, टीडीएस हो या जो भी हो, कोई ना कोई कटौती यहाँ पे कट गया। कटने के बाद जो मेन राशि बचा ओरिजिनल वाला अपने यहाँ पे लास्ट में कटने के बाद वो हमारा शुद्ध राशि। और जो मेन हम रियल में कमाए थे, शुरू में जितना पैसा कमाए थे वही हमारा शकल हो गया। 1 लाख मैंने कमाया था, 10% से सरकार को टैक्स देना पड़ गया, सरकार टैक्स ले गया टैक्स के रूप में। फिर 90,000 बचा है, तो यही 90,000 मेरा क्या हो जाएगा, शुद्ध राशि। तो शकल और शुद्ध में यही अंतर है। शकल मतलब जितना हम ओरिजिनल में पैसा कमाते हैं उसमें से जितना टैक्स लेके चला जाता है सरकार को जाने दो, फिर जो मेरे पास बचता है वही मेरा शुद्ध राशि कह रहा है। तो कभी क्वेश्चन में शुद्ध निकालना पड़ सकता है, कभी शकल भी निकालना पड़ सकता है, कुछ भी निकालना पड़ सकता है। ये चीज हमें करना है और उसका सूत्र अलग होता है। पहले इतना जान लो कि शकल और शुद्ध का मतलब क्या है। शकल मतलब जिसमें से किसी प्रकार की कटौती नहीं करता है, हम जितना कमाता है शुरू में उतना ही रहता है। और शुद्ध का मतलब जिसमें से कटौती कट जाता है, कटने के बाद जो राशि बचता है वो हमारा शुद्ध राशि कहा जाता है। अब यहाँ पे शकल और शुद्ध करना पड़ेगा। अब जो देखो यहाँ पे शकल किसको करना है किसको नहीं करना है। सबसे पहली बात है, जो सरकारी प्रतिभूति होते हैं, यह सरकारी प्रतिभूति को शकल नहीं किया जाता है। सीधा बात है कि सरकारी प्रतिभूति को हम कभी शकल नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए, चाहे सरकारी है तो शकल नहीं करेंगे। अब देखो
सरकारी प्रतिभूतियां, ऐसा अगर बोल दिया सरकारी ऋण पत्र या सरकारी कोई भी पत्र है, यहाँ पे अंश पत्र, ऋण पत्र या बॉन्ड जो भी है, तो अगर सरकारी कोई प्रतिभूति है उसको, उससे हमें ब्याज मिलता है तो हमें इनकम होगा, तो हमें अन्य साधन आय में दर्शाना पड़ेगा। लेकिन उसको शकल करना है कि नहीं करना है वो डिपेंड करता है यहाँ पे। अगर सरकारी है तो हम उसको शकल करेंगे नहीं, कभी नहीं करेंगे। सरकारी केस में हम शकल नहीं करेंगे। और उसको लिखना है कि नहीं लिखना है? लिखना है। अगर सरकारी का कर योग्य प्रतिभूति है तो उसको हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट जो हम आंसर बनाएंगे डायरेक्ट लिखेंगे कि सरकारी का जो कर योग्य था, सरकारी कर योग्य प्रतिभूति पर ब्याज मिला 5,000 10,000 जो भी है उसको लिखना है हमें। लेकिन जो सरकारी का कर मुक्त होता है उसको हमें नहीं लिखना है, क्वेश्चन में लिखना ही नहीं है उसको। लिखना है, अगर लिखना है तो भी हम नील कर देंगे उसको, क्योंकि सरकार खुद ही वहां पे कर मुक्त घोषित कर रहा है, तो हमें वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। नोट में भी लिख सकते हो कि कर मुक्त है करके, या फिर अंदर में सॉल्यूशन में लिखना है तो उसमें लिख सकते हैं, लेकिन हमें वहां पे नील लिखना पड़ेगा। अगर सरकारी प्रतिभूति का कर मुक्त वाला आया तो, अगर सरकारी का कर मुक्त हुआ तो क्वेश्चन में हमें उसको लिखना ही नहीं है। लिखेंगे तो भी हम नील कर देंगे उसको। और सरकारी का कर योग्य को हमें क्वेश्चन में लिखना है, लेकिन शकल नहीं करना है। चाहे कर योग्य हो चाहे कर मुक्त हो, शकल हमें करना ही नहीं है। शकल का बात तो बिल्कुल कैंसिल, शकल का प्रश्न नहीं होता है यहाँ पे। शकल नहीं करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में लिखना है कि नहीं लिखना है। अगर उससे 20,000 रुपये इनकम हो रहा है तो क्वेश्चन में लिखना है कि नहीं लिखना है, जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे उसका लिखना पड़ेगा। जो कर योग्य है उसको लिखना है और जो कर मुक्त है उसको नहीं लिखना है, क्योंकि सरकार खुद ही यहाँ पे कर मुक्त घोषित कर रहा है, तो उसका हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया सरकारी केस। अब आएंगे गैर सरकारी केस में। अगर गैर सरकारी प्रतिभूति है तो उसको शकल करना है कि नहीं करना है? यहाँ पे गैर सरकारी प्रतिभूति को शकल करना है अगर वो कर मुक्त हुआ। अगर गैर सरकारी यानी कि प्राइवेट वाला कोई कंपनी है और उससे हमें उसकी प्रतिभूति से हमें कोई ब्याज मिलता है, तो गैर सरकारी के प्रतिभूति पर ब्याज यदि मिलता है तो हमें उसको अन्य साधारण शीर्षक में कर योग्य होगा, हमें लिखना है। पर उसको शकल करने की नहीं करना डिपेंड करता है उसके ऊपर। यहाँ पे अगर वो कर मुक्त ऋण पत्र होता है और गैर सरकारी का कर मुक्त वाला होता है तो उसको हमें हमेशा के लिए शकल करना है, हमेशा शकल करना है उसको, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर गैर सरकारी प्रतिभूति है और वो भी कर मुक्त है, शकल करना ही पड़ेगा उसको। ऐसा बोल देगा क्वेश्चन में कि पेपर मिल कंपनी के कर मुक्त ऋण पत्र पर ब्याज मिला है 18,000 रुपए, तो ऐसा बोल देगा कि पेपर मिल कंपनी हमारा प्राइवेट कंपनी है, चीनी कंपनी हमारा प्राइवेट कंपनी है। ऐसा कई सारे नाम से दिया सकता है, उस कंपनी का नाम क्या है जो भी दिया रहेगा, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया रहेगा कि इस कंपनी का जो ऋण पत्र था वो कर मुक्त ऋण पत्र था और उस पर ब्याज इतना रुपए मिला। साफ पूरा क्लियर कर देगा क्वेश्चन। तो हमें समझना है अगर वो गैर सरकारी हुआ, क्वेश्चन में सरकारी लिखा है लाइन में तो सरकारी है, और सरकारी नहीं है तो गैर सरकारी। अब कुछ नहीं बोला तो भी हमारा गैर सरकारी है। तो गैर सरकारी का देखना है हमें कि यहाँ पे कर मुक्त है कि कर हो गया। अगर कर मुक्त है तो शकल उसको बिल्कुल करना है, नहीं भी बोला है तो भी शकल करना है क्योंकि वो कर मुक्त है। और शकल करने का सूत्र क्या है? यहाँ पे शकल करने का सूत्र प्राप्त राशि जो भी प्राप्त होगा प्रतिभूतियों से गुना 100/90। 100/90 यहाँ पे क्यों हुआ? ऊपर में 100 है तो नीचे भी 100 होना चाहिए था, कोई दूसरा चीज भी हो सकता था। यहाँ पे नीचे 90 यहाँ पे इसीलिए हुआ क्योंकि हम जो भी 100% पैसा कमाते हैं उसमें से 10% टीडीएस के रूप में सरकार ले जाते हैं, तो 90% हमारे पास शुद्ध राशि बच जाता है। उस शुद्ध राशि को शकल करने के लिए हम लोग 100 मतलब 90%, अब 10% सरकार ले गया तो हमारे पास कितना बचा? 90%। 90% का मतलब क्या है? 90/100। 90/100 ये शुद्ध राशि मेरे पास बचा है। मैं टोटल 100% कमाया था, उस 100% में से 10% कौन ले गया? सरकार ले गया। 10% सरकार ले गया। मेरे पास कितना बचा शुद्ध राशि? 90%। 90% मतलब 90/100 बचा है मेरे पास। 90/100 को हम, ये मेरा क्या है? शुद्ध राशि। शुद्ध राशि इसको अगर मैं शकल करूंगा तो शकल करने का सूत्र क्या है? यहाँ पे प्राप्त राशि गुना 100/90, यानी कि जो ये 90/100 था इसको पलटी मारना है, जस्ट 100/90 कर देना इसको शकल करने के लिए। ये शुद्ध राशि है, शुद्ध को शकल करेंगे तो पलटी मार देंगे इसको।
100 को 100/90 कर देंगे, जस्ट पलटी मार देंगे तो हमारा वो शुद्ध का शक्ल बन जाएगा। ये सूत्र है, ये याद रहना चाहिए, इसका काम है पूरा इन साधन चैप्टर में। और इसके बाद आता है सेकंड नंबर जो हमारा गैर सरकारी का कर योग्य प्रतिभूति था। अगर गैर सरकारी का कर योग्य प्रतिभूति आता है तो उसको हमें लिखना है, उससे इनकम होता है। गैर सरकारी है मतलब हमें उसको लिखना है, वो कर योग्य है। गैर सरकारी प्रतिभूति से इनकम हुआ तो उसको हमें लिखना है, वो टैक्सेबल होता है, लेकिन वो उसको शक्ल करना है कि नहीं करना है वो डिपेंड करता है इसके ऊपर, प्रतिभूति के ऊपर। अगर वो करमुक्त हुआ तो हमेशा उसको शक्ल करना ही है, यहाँ पे बोल दिया। लेकिन वो गैर सरकारी होता है तो उसके लिए कुछ क्वेश्चन में हिंट दिया रहेगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे पहचान दिया रहेगा तुम लोगों को। इसमें लिखा रहेगा सबसे पहला क्वेश्चन के लास्ट में ब्रैकेट में लिखा रहेगा, कोष्टक में लिखा रहेगा शुद्ध है करके, शुद्ध ऐसा लिखा रहेगा, या फिर प्राप्त हुआ, प्राप्त हुआ, या फिर मिला। इन तीनों में से कोई ना कोई शब्द तुमको मिलेगा वहां पे। अगर गैर सरकारी का कर योग्य प्रतिभूति हुआ और उस क्वेश्चन के लास्ट में ऐसा दिया है कि शुद्ध, ऐसा ब्रैकेट में दिया रहेगा, या प्राप्त हुआ, शब्दों का खेल है यहाँ पे, शब्दों को ध्यान में रखना पड़ेगा क्वेश्चन को पढ़ के। अगर शुद्ध है या फिर प्राप्त हुआ या मिला ऐसा शब्द लिखा है तो उसको शक्ल करना है, और इसके अलावा कुछ और है ये सब नहीं है तो उसको शक्ल नहीं करना। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोल देगा कि चीनी कंपनी की ऋण पत्र पर ब्याज मिला 16,000 रुपए, चीनी कंपनी की ऋण पत्र पर ब्याज मिला। अब ये जो मैं सेंटेंस बोला यहाँ पे, चीनी कंपनी की ऋण पत्र पर ब्याज मिला, ब्याज मिला या फिर ब्याज प्राप्त हुआ, ₹16,000 ऐसा क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो इसमें देखना है अपने को, ये हमारा क्वेश्चन है, मान लो कि चीनी कंपनी की ऋण पत्र पर ब्याज प्राप्त हुआ 16,000 रुपए। अब इस क्वेश्चन को हमें सबसे पहले पढ़ना है, पढ़ के समझना है कि ये कौन सा प्रतिभूति है, सरकारी कि गैर सरकारी। यहाँ पे सरकारी कहीं भी लिखा है, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा, मतलब है गैर सरकारी, गैर सरकारी हो गया। ठीक है, अब गैर सरकारी का कर मुक्त वाला है कि कर योग्य वाला है, ये भी पहचान करना पड़ेगा। कौन सा वाला है? कर योग्य, क्योंकि यहाँ पे करमुक्त शब्द कुछ नहीं लिखा है। अगर करमुक्त लिखा रहता तो करमुक्त होता, करमुक्त नहीं लिखा है तो ये कर योग्य है। अब इसको शक्ल करने की नहीं करना, उसके लिए पहचान क्या दिया था, या तो शुद्ध या प्राप्त या फिर मिला, तीनों में से कोई ना कोई एक शब्द लिखा रहेगा। यहाँ पे क्या लिखा है? प्राप्त हुआ। इस शब्द को पहचानना है यहाँ पे, तो इसको शक्ल करना है। शक्ल कैसे करेंगे? 16,000 दिया था तो प्राप्त राशि में 16,000 हो जाएगा गुना 100 का 100 और ये 90। यहाँ पे 90 क्यों आया? क्योंकि इसमें से 10% सरकार टीडीएस के रूप में काट के ले जाता है। अब इसको काटो, देखो कितना आता है, जल्दी काट के देखो। जल्दी काटो। 17,770 कितना? 78 हिस्सा 17,778 17,778 इतना रुपए है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा शकल राशि, यानी कि इतना तुम ओरिजिनल कमाए थे, उसमें से सरकार को 10% की दर से जो टैक्स लेना था वो ले गए हैं। अब तुम्हारे पास कितना बचा था? शुद्ध राशि 16,000। ये तुम्हारा शुद्ध राशि, इसमें कोई, इसमें टैक्स कट चुका है, ये शुद्ध राशि इसमें टैक्स कट चुका है, ये तुम्हारे हाथ में अभी है। लेकिन तुम ओरिजिनल कितना कमाए थे, शकल कितना था, उसको निकालने के लिए हमें उसको पलटी मार के यहाँ पे दिखाना है। यानी कि सूत्र के हिसाब से 100/90 का जो हमारा 90% था उसको पलटी मार के 100/90 करके दिखाना है। तो ये आ जाएगा हमारा 17,778 रुपए। तो इस तरीके से इसको शक्ल करना है प्रतिभूतियों को। अब पहली बात तो सरकारी है तो उसको शक्ल नहीं करना है, गैर सरकारी में आना है, वो भी करमुक्त है कि कर योग्य है। करमुक्त है तो हमेशा शक्ल करना है, चाहे कुछ भी शब्द लिखा है। अब ये जब करमुक्त हो गया, यहाँ पे अगर बीच में बोल देता कि चीनी कंपनी की करमुक्त ऋण पत्र पर ब्याज मिला 16,000, करमुक्त आया मतलब शक्ल करना है, चाहे इधर प्राप्त हो, शुद्ध हो, मिला हो, कोई दूसरा शब्द लिखो, शब्दों में ध्यान नहीं रखेंगे। बीच में करमुक्त आया मतलब शक्ल बिल्कुल करना है उसको, और बीच में करमुक्त नहीं आया तो शब्दों में ध्यान देना है। करमुक्त नहीं आया मतलब करोगे हो जाएगा, करोगे होगा मतलब उसमें शब्दों को देखना है। शब्दों में शुद्ध, प्राप्त या मिला, तीनों में से जो भी होगा हम उसको शक्ल करेंगे, और इसके अलावा कोई दूसरा शब्द आया तो उसको हम शक्ल नहीं करेंगे। तो ये था अपना प्रतिभूतियों का। इसमें कुछ किसी को पूछना है तो पूछ सकते हो।
पूछो, किसी को कुछ पूछना है पूछो कि कैसे हुआ, क्यों हुआ प्रतिभूतियों का, कुछ नहीं पूछना। बढ़िया। सर ये तीनों में से कोई नहीं रहेगा, डायरेक्ट लिख देना। हाँ देखो, तीनों में से कुछ भी नहीं है तो शक्ल नहीं करना, जो भी अमाउंट था डायरेक्ट लिख देंगे। हमको प्राप्त हुआ था जब हम कमाए थे 17,778 कमाए थे, उसमें से 10% की दर से जो टीडीएस सरकार को लेना था वो ले लिया। अब हमारे पास कितना बचा शुद्ध राशि? 16,000 रुपए। अब मान लो एक प्राप्त शब्द नहीं लिखा है, बस बोल दे कि चीनी कंपनी के ऋण पत्र पर ब्याज 16,000 रुपए। इन तीनों में से कोई भी शब्द नहीं लिखा है तो 16,000 हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं आंसर में। और अगर प्राप्त शुद्ध है, मिला वगैरह कुछ दिया है तो उसको शक्ल करना इस तरीके से। ये शक्ल नहीं होगा अगर प्राप्त या शुद्ध है, मिला शब्द नहीं है, डायरेक्ट लिख देना उसको। और कुछ पूछो, इसको पूछना है तो फोटो मारना, मान लो जल्दी से। इसके बाद देखें कि आकस्मिक आय। आकस्मिक आय का मतलब होता है जो भी हमारा 2 नंबरी धंधा से इनकम करते हैं, जैसे हमारा घोड़े का रेस, जुआ, सट्टा, ताश, वर्ग पहेली, ये सब सरकार खेलने के लिए बोलता है क्या? किसी को परमिशन देते हैं कि गैर कानूनी काम करो? नहीं देते, फिर भी लोग चोरी छुपे ये सब काम करते हैं। अब उस पर सरकार कितना परसेंट से टैक्स लेते हैं? उसमें सबसे ज्यादा लेता है, उसमें 30% से टैक्स लेता है सरकार उसमें, क्योंकि गैर कानूनी काम है। अब लीगल काम रहेगा तो उसमें सरकार 10% या कोई दूसरा छोटा मोटा परसेंट से टैक्स लेते हैं। लेकिन अगर वही गैर कानूनी वाला कुछ इनकम कर लिया, जैसे हमारा आकस्मिक आय है, घुड़दौड़, मुर्गी लड़ाई, जुआ, सट्टा, ताश, वर्ग पहेली, ये सब 2 नंबरी काम से, गैर कानूनी काम से अगर इनकम करेंगे तो उस पर सरकार टीडीएस करता है 30% की दर से। यहाँ पे कितना था? 10% था, और वहां पे कितना काटेगा सरकार? 30% से गैर कानूनी वाला में, जो आकस्मिक आय रहेगा। इसमें आएगा तुम्हारा सेकंड नंबर आकस्मिक आय। आकस्मिक आय मतलब जो हमारा अचानक भयानक होने वाली आय आकस्मिक आय कहलाता है। जैसे जुआ हो गया, लॉटरी हो गया, कोई 10 रुपए का लॉटरी या 100 रुपए का लॉटरी खरीद के लगा देंगे, उसमें हो सकता है 2 लाख 3 लाख का लग गया उसका। ये अचानक भयानक होता है ऐसा इनकम, हर रोज नहीं होता है, हमेशा नहीं होता है, इसीलिए इसको आकस्मिक आय कहा जाता है, क्योंकि अचानक भयानक होने वाली आय है ये आकस्मिक आय है। या फिर हम दूसरे तरीके से और बोल सकते हैं कि आकस्मिक आय का मतलब जो हमारा 2 नंबरी काम से इनकम होता है वो हमारा आकस्मिक आय कहलाता है। अब जो आकस्मिक आय है ये हमारा एक तरीके से इलीगल काम है, इसीलिए सरकार इसमें 30% से टीडीएस काट के ले जाता है। इसमें जो टैक्स लगता है वो 30% से लगाया जाता है, टीडीएस भी 30% से काटा जाता है इसमें। और इसमें उदाहरण क्या होगा? जैसे हमारा लॉटरी हो गया, एक ठो लॉटरी, जुआ, फिर सट्टा, फिर वर्ग पहेली, और क्या हो सकता है? ताश, वो जो सट्टे में आ जाएगा, ताश, जुआ, सट्टा, ताश भी। और कुछ घुड़दौड़, और मुर्गी लड़ाई जो भी है, और कुछ जितने सारे 2 नंबरी धंधा है, 2 नंबरी काम है, उससे यदि इनकम होता है तो हमारा आकस्मिक आय के उदाहरण है, आकस्मिक आय के अंतर्गत आ जाएगा। अब सरकार इसमें कितना परसेंट टैक्स लेता है? 30% से सरकार ले जाता है। अब हम मान लो कमाए हैं 100%, उसमें से सरकार ले जाएंगे 30%, तो हमारे पास कितना बच जाएगा शुद्ध राशि? 70%। 70% का मतलब हो जाएगा 70/100। अब जब हम इस चीज को शक्ल करेंगे तो क्या करेंगे? पलटी मार देंगे, 100/70 हो जाएगा। तो एक चीज हमेशा याद रखना है कि जब प्रतिभूति को हम शक्ल करेंगे 100/90 होगा, और आकस्मिक आय को शक्ल करेंगे उसका 100/70 होगा। अब इसको शक्ल करेंगे तो शकल का जो सूत्र है वो क्या हो जाएगा? प्राप्त राशि गुना 100/70। इस तरीके से इसको शकल करना है।
ठीक है, प्राप्त राशि गुना 100/70। 70। अब इसमें जैसे और दिया जा सकता है, इसमें भी जो अपना ट्रिक है वो भी लगेगा। जैसे हम जो यहाँ पे शकल कर रहे हैं कि 100/70 से शकल कर रहे हैं, कब करेंगे, इसमें भी पहचान दिया रहेगा क्वेश्चन में। इसका जो पहचान दिया रहेगा सबसे पहले वही है, प्राप्त हुआ या फिर शुद्ध लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मिला नहीं आएगा यहाँ पे, बिना शब्द नहीं आएगा, प्राप्त या फिर शुद्ध, दोनों में से कोई ना कोई एक शब्द लिखा रहेगा। अगर वहां पे लिखा है कि जैसे पे लॉटरी से प्राप्त हुआ तो उसको शकल करना है, तो लॉटरी का अगर 2 लाख भी है तो 2 लाख गुना 100/70। कुछ भी हो यहाँ से, जो भी हमारा गैर कानूनी से इनकम होगा उसको शकल करने के लिए 100/70 से करेंगे, लेकिन ये पहचान होना चाहिए, या तो उसके साइड में शुद्ध लिखा रहेगा या फिर प्राप्त लिखा रहेगा, दोनों में से कोई एक लिखा रहेगा तो उसको हम शकल करेंगे। और अगर नहीं लिखा रहेगा तो डायरेक्ट लिख देंगे उसको। जैसे लॉटरी से जीत हुआ, घुड़दौड़ से जीत हुआ, ऐसा कभी भी बोलेगा तो उसको हमें डायरेक्ट लिख देना है यहाँ पे। तो इसका पहचान है, याद रखना है इसको भी। और शकल करने के लिए सूत्र होता है, प्रतिभूतियों में 100/90 और आकस्मिक आय में 100/70। ये चीज पहचान करना है यहाँ पे, तो याद रखना है इस चीज को। आप कोई क्वेश्चन निकालो उसका, इसमें से कुछ किसी को पूछना है तो पूछो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। मिटा दो कि फोटो मारो। 18 नंबर एक्सरसाइज के निकालो, जो प्रतिभूति है और जो आकस्मिक आय है उसी से रिलेटेड है। एक चांस में समझ में आ जाएगा क्या करना है, उसको नहीं करना है, किसको शकल करना है किसको नहीं करना है, पूरा प्रूफ हो जाएगा। एक्सरसाइज 18 निकालो, उसके बाद वो हो जाएगा, उसके बाद तुम शुरू से बनाना। एक्सरसाइज 18 जल्दी से निकालो। हो गया, बोलो क्वेश्चन क्या है? एक्सरसाइज बोलेंगे सर। क्या क्या पढ़ो। निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर कर निर्धारण वर्ष 2022 शेष के लिए साधनों से आय की गणना कीजिए। अन्य साधन से आय की गणना करने बोल रहे हैं। अन्य साधन से आय की गणना कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए, 2022-23 के लिए करना है यहाँ पे। सबसे पहले क्या बोले वहां पे? सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर ब्याज। सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर ब्याज। प्रतिभूतियों पर ब्याज, ये प्रतिभूति है, आकस्मिक आय नहीं है ये चीज। और साइड में क्या लिखा है? शुद्ध लिखा है यहाँ पे। तो ये पहचान अपने दिया है कि शुद्ध है, तो शकल करना है। कितना रुपए है ये? 9,000। शकल कैसे करेंगे? 100/90 से करेंगे। ये प्रतिभूतियां हैं, काटो इसको, धीरे धीरे कट जाएगा। 9 एकम 9 एकम 10,000 हो जाएगा ये, ठीक है। इसको शकल करने का सूत्र 100/90 है, प्रतिभूति इस कारण से। अब पहचान ये भी है, देखो इसके अंदर सरकारी शब्द लिखा है क्या? नहीं लिखा है, गैर सरकारी है। अब गैर सरकारी का कर मुक्त हुआ तो हमेशा शकल करेंगे, और करोग्य हुआ तो उसके लिए पहचान दिया रहता है। यहाँ पे कर मुक्त लिखा है क्या? नहीं लिखा, मतलब करोग्य है। अब करोग्य वाले को हम शकल क्या देख के करते हैं? शुद्ध या प्राप्त हुआ या फिर मिला, तीनों में से कोई शब्द हुआ तो हम उसको शकल करते हैं। यहाँ पे शुद्ध दिया था, शकल कर दिए है। इसके बाद कौन सा दिया है? सेकंड नंबर, विदेशी कंपनी से लाभांश। विदेशी कंपनी से लाभांश। ये जो लाभांश है हमारा प्रतिभूति से बाहर है, प्रतिभूति नहीं है। लाभांश को चाहे विदेशी कंपनी से मिले, भारतीय कंपनी से मिले, अपना सहकारी समिति से मिले, कहीं से भी लाभांश मिले, संगठन या कि कहीं से भी लाभांश मिले, मतलब वो हमारा प्रतिभूति से बाहर है, हम उसको डायरेक्ट लिखेंगे, शकल नहीं करेंगे उसको। शकल करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता उसका। लाभांश है विदेशी कंपनी से, विदेशी कंपनी से लाभांश। इसमें शकल लिखा है सर? हाँ शकल है, चाहे शुद्ध लिखा, हम शकल उसको नहीं करेंगे। शकल मतलब जो ओरिजिनल कमाई है वही चीज लिखा है वहां पे,
डायरेक्ट लिख देना है। कितना है? 16,000 16,000। फिर घुड़दौड़ से जीत। घुड़दौड़ से जीत, घुड़दौड़ से जीत, घुड़दौड़ से जीत, घुड़दौड़ से जीत लिखा है, पर ऐसा तो नहीं बोला कि प्राप्त हुआ, शुद्ध लिखा है, ठीक है, पहचान दिया यहाँ पे शुद्ध लिखा है, तो इसको शक्ल करना है। इसका कितना रुपए? 17,780 17,780 गुना 100/70, क्योंकि ये हमारा गैर कानूनी काम है ये, ठीक। 100/70 से करना आकस्मिक आए हैं, काटो 25,400 25,400, ये हो गया इसका शक्ल हो गया है। उसके बाद चौथा क्या है? स्थानीय सत्ता के ऋण पत्रों पर ब्याज। स्थानीय सत्ता के ऋण पत्र पर ब्याज, सकल ऋण पत्र पर ब्याज क्या दिया है? आगे और कुछ सकल शक्ल दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कहीं सरकारी शब्द लिखा है क्या? नहीं लिखा, मतलब गैर सरकारी है। गैर सरकारी का हम तभी शक्ल करेंगे जब प्राप्त लिखा हो, शुद्ध लिखा हो या मिला लिखा हो। यहाँ पे कुछ है? नहीं है, मतलब हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे। कितना है? 7,200। फिर यहाँ पे बीच में कर मुक्त वगैरह तो नहीं लिखा है ना? नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। डाकघर बचत बैंक खाते पर ब्याज। हाँ, डाकघर बचत बैंक है क्या? बैंक खाते पर ब्याज। बचत बैंक खाते का ब्याज। अब डाकघर के बारे में थोड़ा सुन लो। यहाँ पे जो डाकघर होता है हमारा, डाकघर बचत खाता, बचत खाते का ब्याज। जब डाकघर में हम खाता खोलते हैं, बचत खाता सेविंग अकाउंट जब खोलते हैं, उसमें पैसे जमा करते हैं, तो हमें उससे ब्याज मिलता है। उसका जो ब्याज है, अगर हम सिंगल अकाउंट खोलेंगे यानी कि एकल खाता खोलेंगे, तो उसमें जो भी ब्याज मिलेगा 3,500 रुपए तक कर मुक्त रहता है। याद रखना इस चीज को। एकल खाता खोलने पर, एकल खाता पर जो डाकघर बचत खाते का जो ब्याज है, एकल खाता खोलने पर हमें 3,500 रुपए तक छूट रहता है, कर मुक्त है ये। और अगर ज्वाइंट अकाउंट हुआ, संयुक्त खाता हुआ, उसमें डबल अकाउंट एक साथ, संयुक्त खाता में इसका डबल जस्ट 7,000 रुपए तक के इसमें छूट होता है। एकल खाता में 3,500 और संयुक्त खाता में 7,000 रुपए का छूट मिलता है डाकघर बचत खाते के केस में। याद रखना है। कितना है डाकघर बचत खाते का यहाँ पे? 1500। मतलब अब एकल खाता की डबल खाता कुछ बोला है यहाँ पे? एकल खाता के संयुक्त खाता कुछ नहीं बोला, मतलब एकल खाता है। अब एकल खाता में कितना रुपए तक छूट रहता है? 3500 रुपए तक। और ये 3500 से भी कम है वो 1500, इस कारण से कर मुक्त हो जाएगा। तो इसमें नील लिख देना। और इसके लिए एक नोट लिख सकते हो कि एकल खाते का ब्याज हो गया हमारा डाकघर बचत खाते का एकल खाते का ब्याज 3500 रुपए तक छूट रहता है। ये 1500 रुपए था, इस कारण से कर मुक्त हो गया पूरा। हो गया। नेक्स्ट क्या है आगे? पारिवारिक पेंशन। पारिवारिक पेंशन क्वेश्चन में अन्य साधन से आय की गणना करने बोला है कि प्रतिभूति पर ब्याज की गणना करने बोला है? अन्य साधन से आय की गणना करने बोला है, तो हमें पारिवारिक पेंशन को यहाँ पे लिखना है। पारिवारिक पेंशन को लिखना है, उसका गणना वर्किंग नोट अलग से यहाँ पे बनाना है। और अगर खाली प्रतिभूति पर ब्याज की गणना करने बोलता, तो पारिवारिक पेंशन को हम यहाँ पे नहीं लिखते, वो हमारा प्रतिभूति नहीं है। ठीक, अब इसको गणना कैसे करना है? कितना रुपए दिया इसका? 3,000 प्रति माह। 3,000 प्रति माह। 3,000 गुना 12 कितना होगा ये? 36,000। 36,000 रुपया। अब इसमें कितना छूट मिलता है पारिवारिक पेंशन में? जो भी पारिवारिक पेंशन मिलेगा इसका 1/3 भाग या फिर 15,000। इसका 1/3 भाग काटो, 12,000। 1/3 भाग होता है 12,000 या फिर 15,000। 15,000 अधिकतम लिमिट है, इससे ज्यादा छूट नहीं मिल सकता। तो 12 और 15 इन दोनों में कौन सा कम है? 12। तो 12,000 ही छूट मिलेगा यहाँ पे। ये चीज याद रखना है सब पूरा नोट को। 12,000। अब दोनों को माइनस कर दो, कितना बचेगा? ये 24,000। ये 24,000 रुपए तुम्हारा टैक्स लगाना है यहाँ पे, टैक्स बनाइए 24,000 रुपए पारिवारिक पेंशन का। ये पारिवारिक पेंशन का जाएगा यहाँ पे
24,000 रुपए। ये वर्किंग नोट अच्छे से याद रखना है, जो हमारा पारिवारिक पेंशन है 1/3 भाग या 15,000, दोनों में जो कम होगा वही छूट मिलेगा, और जो छूट हो जाएगा एक बार फिर उसको माइनस करना, जितना पारिवारिक पेंशन मिलेगा माइनस करने के बाद जो बचेगा वही टैक्सेबल अमाउंट होगा, करों की राशि उसको यहाँ पे पारिवारिक पेंशन में लिखना है। फिर हो गया, जोड़ो इसको, देखो कितना है 82,600। आंसर आया? यस। इसके सामने लिखना है अन्य साधन से आए, अन्य साधन से करों क्या है। हो गया, ऐसा लिख देना है इसमें। हेडलाइन कोई मत भूलना, हेडलाइन लिखना, सारे वर्किंग नोट को अच्छे से दिखाना है यहाँ पे। जल्दी फोटो मारो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रतिभूति से रिलेटेड और एक क्वेश्चन होगा वहां पे 19, 20, 21 जो भी है वहां पे। अभी कौन सा 18 चल रहा था ना? 19 में क्या दिया है? अन्य साधन से। हाँ ठीक है, लेकिन उसमें प्रतिभूति है कि क्या है? प्रतिभूति नहीं। तो क्या दिया है? लॉटरी है, आकस्मिक वाला है इसमें। पढ़ो क्वेश्चन को। मिस्टर देवेश के निम्नलिखित प्राप्ति तथा भुगतान से उनकी अन्य साधनों से आय की गणना कीजिए। फिर आगे क्या है? मध्य प्रदेश राज्य की लॉटरी से प्राप्त शुद्ध। पढ़ आगे पढ़। घुड़दौड़ से जीत। राजस्थान राज्य की लॉटरी से जीत। घुड़दौड़ से जीत शुद्ध। वर्ग पहली से जीत। और लंदन में एक दोस्त से उपहार में मिले। लॉटरी के टिकट खरीदे। घुड़दौड़ में शर्तों पर भुगतान। 19 नंबर अन्य साधन से बोला है ना? अन्य साधन से आय की गणना कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए। सबसे पहला क्या है यहाँ पे? मध्य प्रदेश राज्य की लॉटरी से प्राप्त शुद्ध। एमपी मध्य प्रदेश की लॉटरी, एमपी लॉटरी से प्राप्त। लॉटरी से प्राप्त हुआ कितना रुपए? शुद्ध दिया इसमें। शुद्ध भी दिया है? Yes, sir. ठीक है, बहुत पहचान दिया हुआ, प्राप्त भी लिखा है, शुद्ध भी लिखा है। कितना रुपए क्या है? 24,500। 24,500। शकल कर दो फिर। शकल करने का सूत्र क्या होगा? 100/70, क्योंकि ये लॉटरी है, ये प्रतिभूति नहीं है, आकस्मिक आय में से आई है। कितना? 35,000। इसके बाद घुड़दौड़ से जीत। घुड़दौड़ से जीत। घुड़दौड़ से जीत हुआ। घुड़दौड़ से जीत प्राप्त शुद्ध वगैरह कुछ नहीं है, खाली जीत बोले तो हमें डायरेक्ट लिख देना है। कितना रुपए? 1,000। 1,000। और इसके अलावा राजस्थान राज्य की लॉटरी से जीत। राजस्थान लॉटरी का जीत। लॉटरी से जीत हुआ खाली, Yes, शुद्ध प्राप्त वगैरह कुछ नहीं नहीं है। है। हाँ, ये भी डायरेक्ट लिखा जाएगा। कितना है? 3,000। 3,000। और घुड़दौड़ से जीत, घुड़दौड़ से जीत, इसमें दिया है शुद्ध। शुद्ध। घुड़दौड़ से जीत कितना रुपए? शुद्ध दिए। हाँ, शुद्ध दिए तो शकल करना है इसमें, गैर कानूनी काम है ये। कितना? 49,000। शकल कितना है यहाँ पे? 49,000। शुद्ध राशि 49,000 है, शकल करना है तो 100/70 कितना आएगा? 70,000। फिर वर्ग पहली से जीत। वर्ग पहली से जीत, वर्ग पहली से जीत कितना रुपए? 2500। शुद्ध वगैरह कुछ नहीं है। 2500 है। और लंदन में एक दोस्त से उपहार मिले। लंदन में एक दोस्त से उपहार मिला। यहाँ पे ब्लड रिलेशन वाला केस आता है। अगर अपने ब्लड रिलेशन का कोई है
तो वो कर मुक्त होगा, और ब्लड रिलेशन से बाहर है तो उसमें पूरा टैक्स लगाना है। ये लंदन में रहने वाला दोस्त है, क्या आपने खून के रिश्ते वाला है क्या वो? नहीं, वो बाहर वाला है, तो उसको पूरा टैक्स लगाना है। कितना मिला उससे? 1 लाख। लंदन के दोस्त से उपहार। एक दोस्त से उपहार कितना मिला? 1 लाख। 1 लाख। Yes, sir. हाँ, जोड़ो पूरा, ऐड कर दो। और दिया और दिया है सर। और है Yes, sir. क्या दिया? लॉटरी के टिकट खरीदे। देखो लॉटरी से इनकम करना हमारे गैर कानूनी काम है। अब लॉटरी से हम इनकम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें हमें टैक्स देना पड़ेगा। एक गैर कानूनी काम होने की वजह से उसके पीछे जो भी हम खर्च करेंगे वो उसकी कटौती नहीं मिलेगा, क्योंकि इलीगल काम है, गैर कानूनी काम है। अगर वो प्रतिभूति होता तो उसकी खर्चे हम माइनस करते, लेकिन हमारा लॉटरी, जुआ सट्टा, ताश, वर्ग पहेली, ये सब को इन सब चीजों से हम जब हम पैसा कमाते हैं, इनकम जब करते हैं, उस पैसे को कमाने के लिए जो खर्चा करेंगे उसके पीछे वो खर्चा माइनस नहीं होगा। यहाँ पे एक भी स्वीकार नहीं है, अस्वीकार है सब। और इसके अलावा कुछ घुड़दौड़ में वो भी हमारे गैर कानूनी है, उसके पीछे भी जो हम खर्चा किए वो अस्वीकृत है, माइनस नहीं होगा यहाँ पे। फिर हो गया। हो गया, जोड़ो इसको। 2,11,500 2,11,500 2,11,500 आया। हाँ। ठीक है, अन्य साधन से कर हो गया है। कौन सा था एक्सरसाइज? 19 था। जल्दी मारो फोटो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर पीछे इधर का भी देख सकते हो। 20 में क्या है? निम्नलिखित सूचनाओं से अन्य साधनों से आय की गणना कीजिए। पहला, बांग्लादेश स्थित कृषि भूमि से आय। सेकंड, बैंक से स्थायी जमा पर ब्याज। थर्ड, भारतीय कंपनी के अंशों पर लाभांश। और फोर्थ, पोस्ट ऑफिस बचत खाते पर ब्याज। निकाल खाता। ठीक है, निकाल खाता लिखा है ना? यस सर। अन्य साधन से आय की गणना कर निर्धारण पर 2022-23 के लिए हमेशा हेडलाइन डालना है यहाँ पे। और क्या दिया क्वेश्चन में? फर्स्ट, बांग्लादेश स्थित कृषि भूमि से आय। बांग्लादेश में स्थित कृषि भूमि से आय। कृषि भूमि से आए। कितना रुपए? 6,000। यहाँ पे 6,000 का रोक गया है। क्यों? क्योंकि हमारे भारत से बाहर है। भारत में हम खेती किसानी से इनकम करेंगे, कृषि से इनकम करेंगे, वो कर मुक्त है। लेकिन बांग्लादेश हमारा इससे भारत से बाहर है, तो वहां पे हमारे विदेश में ही खाली कर मुक्त होता है, बाकी देशों में कर योग्य होता है। ये बांग्लादेश है, विदेश है, तो कर योग्य होगा, टैक्स लगाना है इसमें। फिर क्या है? बैंक से स्थायी जमा पर ब्याज। बैंक में स्थायी जमा पर ब्याज। कितना रुपए? 15,000। 15,000। डायरेक्ट लिखना है इसको, ये हमारा प्रतिभूति नहीं है। बैंक में जब हम पैसा जमा करते हैं, जो हमारा स्थायी जमा होता है, उस पर जो ब्याज मिलता है वो 40,000 रुपए से ज्यादा होने पर टीडीएस कटता है, उसमें 10% से कटता है टीडीएस। वो भी यहाँ पे हमारा 40,000 से कम है, टीडीएस नहीं कटेगा। और टीडीएस कटेगा जब हम शकल कुला बनेंगे, तब का केस है। अभी तुम्हारा नॉर्मली अन्य साधन से इनकम करना है कि अन्य साधन में क्या आएगा नहीं आएगा। मैं शुरू में बोला था, जो भी ब्याज मिला, ब्याज कहीं से भी मिला, अन्य साधन में जोड़ेगा, अन्य साधन में करोगे होगा, चाहे बैंक से मिले, कहीं और जगह से मिले, ब्याज मिला मतलब अन्य साधन में वो करोगे होगा। इसके बाद भारतीय कंपनी के अंशों पर लाभांश। भारतीय कंपनी के अंशों का लाभांश कितना रुपए? 3,580। 3,580। पहले 2019-20 और उससे भी पहले भारतीय कंपनी के अंशों का लाभांश कर मुक्त रखा गया था, कर मुक्त रहता था। अभी उसको चेंज किया गया पूरा नियम को। अभी 2020-21 से बाद, 2020-21 के बाद 21-22-23 अभी पूरे में सब जगह भारतीय कंपनी के अंशों का लाभांश कर दिया गया है। नियम में चेंजेस आ गए हैं अभी यहाँ पे।
तो इसको करोगे करना है। फिर पोस्ट ऑफिस बचत खाते पर पोस्ट ब्याज। ऑफिस मतलब बचत का डाकघर बचत खाता। पोस्ट ऑफिस बचत खाता कितना है? 6,700। 6,700 रुपए उसको ब्याज मिला पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर बचत खाते का ब्याज मिला 6,700 रुपए। एकल खाता बोला भी है वहां पे। यस। कितना रुपए छूट रहे थे एकल खाता में? 3,500 रुपए छूट रहे थे। तो यहाँ पे माइनस कर दो छूट को 3,500। कितना बचेगा? 3,200। 3,200। और कुछ है? नहीं। जोड़ दो फिर। कितना छोटा सा क्वेश्चन है। 2780। हाँ 27,780। 27,780। आया आंसर? यस सर। आइना साधन से इसके सामने पूरा लिखना, हर किसी के आंसर के सामने करो यार। हो जाएगा कितना सारा बनाओगे तुम लोग अभी? बनाना है अभी? नहीं बनाना है? बनाना है?